नए लेखक, नए पाठक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब, हर वर्ग में, हर पीढ़ी में नए लेखक होते हैं जो बाद में पुराने लेखक बन जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या नए पाठक जोड़े हैं? ऐसा है क्या? मैं पहले गली बॉय लखनऊ के दिव्य प्रकाश से बात करना चाहूँगी। हम लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ बुलाने के लिए। और जब शुरू हुआ था उसके 5 साल बाद मैं आ पाया हूँ, घर में देर हो ही जाती है लौटने में। तो नए पाठक का ऐसा है कि जैसे हम लोगों का जो सारा टारगेट था शुरू से भी, मैं थोड़ा टारगेट और सेल्स और मार्केटिंग के टर्म में बात करूँगा क्योंकि मैंने 8 साल मार्केटिंग की नौकरी की है गलती से। तो मैं किताब को भी ऐसे देखता हूँ कि जब आपने लिख दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम किताब को पहुँचा पाएँ। तो नए पाठक का सवाल जहाँ तक है उसको ऐसे समझते हैं कि हम लोगों को जो पढ़ते हैं लोग फेसबुक पे, और सारे लोग इससे अग्री करेंगे, वो अपनी लाइफ के पर्सनल प्रॉब्लम से लेके कि सर मैं घर वालों को कैसे मनाऊं कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी आगे, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी, कुछ और करना है, या फिर कि सर ये हमारे कॉलेज में एक ये लड़की हैं, इनको कैसे प्रपोज करना है उसके लिए आप चिट्ठी लिख दीजिए, या फिर अपने नौकरी में अपने बॉस को कैसे कम काम करके काम चलाते रहना है क्योंकि मैंने 8 साल काम किया है वैसा तो मुझे पता है। वो सारी राय हमसे मांगते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनसे अगर मैं पूछूंगा कि आपने रेनू का नाम सुना है तो बोलेंगे नहीं सर हमें नहीं पता कौन है। या फिर मैं बोलूँगा श्रीलाल शुक्ला साहब का नाम, जैसे हम लोग जो पढ़ के बड़े हो रहे थे या जो कर रहे थे उनका सुना है नहीं होगा। तो वो पाठक जो इस मेन स्ट्रीम से कटे हुए थे, एक तरीके का जो एक दौर था, वो आ रहे हैं और फिर वो पढ़ रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। और हम लोग को जो आजकल का ज़माना ऐसा है ना, हम लोग के ऐसे पाठक हैं कि भैया पेज नंबर 50 पे पहुंच गया हूँ, बस अभी 150 पेज बचे हैं, पेज नंबर 100 पे पहुंच गया हूँ, अभी बस इतने पेज बचे हैं। तो इस तरीके के पाठक जिनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि असल बात जो मेरा ये मानना है कि मिडिल क्लास जो होता है खास करके हिंदुस्तान का, वो बहुत चालू प्रजाति होती है और वो अपने बच्चों को कभी नहीं चाहता कि वो हिंदी किताब उठाए, या इस तरह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अब आप जाके ड्राइंग रूम में देखिए कितने घरों में अब किताबें दिखती हैं। उस दौर में वो लोगों को, वो बच्चे जिनको आपने ऐसे काटा था कि बेटा अंग्रेज़ी की किताब पढ़ लो, कम से कम 2-4 वोकैबुलरी सीख जाओगे, इंटरव्यू में अच्छा बोल लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, वो लोग अब हिंदी की तरफ अपने आप लौट रहे हैं क्योंकि उनको कोई बात ऐसी लगती है, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जो उनकी एंग्जाइटी है, वो हम लोग कहीं ना कहीं लिख रहे हैं। तो वो आ रहे हैं और वो लौट के फिर अब वो जानते हैं कि पहले कौन था, उसके बाद क्या हुआ था, कैसे था। तो कहीं ना कहीं वो तो आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अलग अलग तरीके से आ रहा है। जैसे नीलोत्पल अपनी एक दुनिया लेके आते हैं जो मुखर्जी नगर की दुनिया थी, जो पूरा का पूरा IAS की तैयारी कर रहे हैं लोग, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ही शशांक हैं जो एक, हम लोग जो बीटेक और MBA वाले थोड़े आ गए थे 3-4 लेखक, तो उस बीच में एकदम से BSc की दुनिया वाला लेखक एक आया। तो वो, और हम लोग एक दूसरे के जो रीडर्स हैं ना, वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे से। इनके रीडर्स को बहुत सारे को नहीं पता कि ये दिव्य प्रकाश कौन है। बाद में हम लोग को एक कॉमन पूल है धीरे धीरे। और आप यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता, अभी हम लोग के पब्लिशर ने 1 महीने पहले ही अनाउंस किया कि 3 लोगों की कम से कम किताबें 1 लाख से ऊपर बिक गई। सब नीलोत्पल की गलती से मेरी। और एक अचंभा था, हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा अचंभा। तो वो 1 लाख लोग वो नहीं है जो आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं या दिल्ली में जो गोष्ठियाँ होती हैं उसमें जाके बैठते हैं। ये वो, उनको मतलब नहीं है इस बात से। वो वीकेंड पे पिक्चर भी देखते हैं और उनको जैसे अब सिचुएशन है कि एकदम से फ्लाइट में लोग हिंदी किताब पढ़ते हैं और हमें फोटो भी भेजते हैं कि भैया बड़ा अच्छा लग रहा है हिंदी में किताब, हम फ्लाइट में पढ़ के वो डाल रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस हिंदी को चाहिए भी था और वो वापस वो विश्वास आया भी। कैसे कैसे आया नहीं, लेकिन जो आप लिखते हैं और जो नीलोत्पल या शशांक लिखते हैं, भाषा में बहुत फर्क है। मैं वही ढूंढ रही थी पन्ना जिसमें वो गुड और बैड न्यूज़ वाला, आपको याद है कौन सा नंबर है? मैं तो लिख के भूल जाता हूँ। लिख के भूल जाते हैं आप तो फिर भी ये मान रहे हैं कि मैंने लिखा है। मेरी मम्मी तो समझती है मैं कहीं से नकल करके लिखता हूँ। जो भाषा है वो भाषा से बहुत फर्क है। वो शायद वो भाषा है जो अब आज के नए पाठक बोल रहे हैं, जो, और हालांकि दिव्य प्रकाश, शशांक और नीलोत्पल की भाषा भी सुमित्रा नंदन पंत की तरह संस्कृताइज्ड हिंदी नहीं है, या ना ही वो प्रेमचंद वाली हिंदी है, पर पाठक उससे जुड़ रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं नीलोत्पल जी से पूछूंगी जो कि युवा साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर हैं, और सबसे जो मुझे इनकी बात अच्छी लगती है कि ज़मीन से जुड़े हैं और जंगल एक्टिविस्ट। जी नीलोत्पल। नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ आने का निमंत्रण मिला हम लोग को, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग
नए दौर के लिखने वालों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो विषय है ना कि नए लेखक नए पाठक, ये शुरुआत में मुझे लगता था कि ये शब्द बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है कि नए लोग आए हैं, नए तरीके से लिख रहे हो। लेकिन 5-6 साल इस दुनिया को देखने के बाद मुझे लगा कि ये शब्द जो है ना वो हमारे लिए एक समस्या बन गया था और हमारे हर काम को नया फ्रेम बना के देखा जाने लगा कि नहीं इनको तो साहित्य के उस कसौटी में गिनना ही नहीं है, इनके लिए अलग से लोहार बिठाओ, अलग से सुनार बिठाओ, इनका अलग बनवाओ सब कुछ सामान। ये तो हमारी इस कसौटी में ही नहीं है, नए हैं। मुझे लगता है कि किसी भी युग में लेखक नया नहीं होता है, कहान नया होता है। हो सकता है जो 60 वर्ष का व्यक्ति होगा वो कुछ नया लिख देगा, उसे इसलिए पुराना नहीं कहा जाएगा कि लिखते वक्त इनके लगभग 99% बाल सफेद थे, इसलिए पुराने लेखक माने जाएंगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति 60 साल में पहली बार कलम उठाए, कुछ नया कह दे, तो कहन नया होता है। और दूसरी बात है कि दौर नया होता है, कि हम अपने वक्त को दर्ज कर रहे हैं तो वो समय नया है। तो मुझे लगता है कि लेखक नया है, ये बात जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको देखने का नजरिया नया, कच्चा, टिकोला, अभी पक्का नहीं है ये जो। और इस फ्रेम में आप सेटिंग का हमरे बेरी में, तो इस फ्रेम में देखना थोड़ा सा ये दिख रहा। अब दूसरी बात है कि देखिए नए लोगों के साथ एक चुनौती क्या है कि उनका जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें तुलनात्मक अध्ययन जो हो रहा है वो बिल्कुल एक पक्षीय हो रहा है। जैसे कि ऐसे तुलना कर रहे हैं जिन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं, नया पढ़ा नहीं है, कवर देख के उनको खारिज कर दिया। कुछ ऐसा मूल्यांकन है कि उन्होंने नया पढ़ा है, पुराना नहीं पढ़ा और कह दिया कि ठीक है नए दौर में लिख रहे हैं। जैसे कि अभी एक बात उठ के आई कि हम प्रेमचंद की भाषा नहीं लिख, प्रेमचंद की भाषा को क्या भाषा है, या रेणु की भाषा क्या भाषा है, प्रेमचंद कहां से भाषा लाए। अगर धनिया कोई डायलॉग बोल रही है किताब में तो क्या धनिया व्याकरण से बोल रही है, होरी क्या व्याकरण से बोल रहा है, क्या गोबर व्याकरण से बोल रहा है। यानी सोसाइटी जो बोल रहा है प्रेमचंद उसको दर्ज कर रहे हैं, सोसाइटी जो बोल रहा है। तो जब मेरा पात्र मुखर्जी नगर में होगा, या दिव्य प्रकाश दुबे का पात्र बनारस के घाट पर होगा, या शशांक भारतीय का पात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी के चौराहे पर वो गंज में गंजिंग करता हुआ दिख जाएगा, तो वो पात्र जो है अपनी भाषा बोलेगा। उस पर लेखक पर यह आरोप नहीं लगा सकता ये प्रेमचंद नहीं है। तो गुलाम अली भी हमारे जैसा नहीं गाते हैं, गवा लीजिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि लेखक को, किसी भी दौर के लेखक को, आप लिख रहे हो, कोई लिख रहा हो, उसका मूल्यांकन उसकी रचना और उसकी रचना का उसके समय से फ्रीक्वेंसी मिलता है कि नहीं, यह व्यक्ति अपने समय को दर्ज करने में सफल है कि नहीं है, वो अपने समय की भाषा जानता है कि नहीं है, उसका अध्ययन इस तरह से होना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक आप क्या कहेंगे? जो आवाज आ रही, हेलो, हाँ, इस पे एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि देहाती लड़के उनकी पहली किताब थी। जाहिर सी बात है कि निरुत्पल भैया से भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि डार्क हॉर्स उनकी पहली किताब थी, या अक्टूबर जंक्शन उनकी पहली किताब थी। दूसरी बात वो जो कहते हैं कि अच्छी लगी और कुछ रिकमेंड करिए, ये कमाई है हमारी, ये हमारी कमाई है कि हमको पढ़ने के बाद आदमी के अंदर जागता है कि हिंदी साहित्य में और कदम रखा जाए। जो आदमी नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में राजनीति पे बहस करता घूम रहा है, मतलब जो हमारी कहानियां नहीं पढ़ रहा है, जो सरकार और बाजार की कहानियां उसको उलझा रखी हैं, वो क्या नाम है, हमारी कहानी, हमारे आसपास की कहानी। नहीं, ऐसा है कि चेतन भगत के बाद से बहुत सारी कैंपस स्टोरीज आ गई। हर इंजीनियर, हर MBA एक किताब लिख रहा था और वही कैंपस स्टोरी लिख रहा था, एवरीबडी हैज़ अ लव स्टोरी, या फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
उस पर दिव्य प्रकाश की कहानियों में फिर एक नयापन आया। वो वही कैंपस स्टोरीज नहीं थी, हमारी रोज़ जो हम लोग जी रहे थे वही उन्होंने लिखा है और वही भाषा है। मैं छोटा सा एक अंश दिव्य पढ़ती हूँ इससे। चित्रा इंडियन बुक हाउस पब्लिशर की रुचिका से मिलने के लिए राजीव चौक के कैफ़े कॉफ़ी डे पे वेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बेस्ट सेलर हो चुकी थी, लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं भी नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और कुर्सी पर बैठते ही बोली, 2 गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। दोनों ही न्यूज़ बैड है मतलब, चित्रा ने अपनी आंखें मचकाते हुए कहा। इतनी भी बुरी नहीं है, सुनाओ। पहली गुड न्यूज़ ये है कि तुम अगर एक और किताब की घोस्ट राइटिंग करती हो तो पिछली बार से डबल पैसा मिलेगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास टीवी राइटिंग के लिए बहुत अच्छे ऑफ़र है, पैसा भी बहुत अच्छा है, तुम बोलोगी तो मीटिंग करा दूंगी। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बुक हम इस साल भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसमें काफ़ी कुछ अंग्रेज़ी है, वो भाषा है जो हम आपस में बोलते हैं। और मैं नीलोत्पल से कहूँगी कि डार्क हॉर्स का ये शुरुआती पैराग्राफ पढ़ें, जिसमें बताया गया है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने से बेहतर है आईएएस ऑफिसर बनना। तो मैं उन्हीं के लहजे में सुन रहा हूँ आपसे। नहीं, उस पर एक बात होनी जरूरी है कि आपने जो बताया कि दिव्य जी की किताब में आपने अंग्रेजी के शब्दों का जो बात कहा, मैंने वही कहा कि हम भाषा को लेके जो एक पूर्वाग्रह रखते हैं कि ये हिंदी का लेखक है तो इसने अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये बर्बाद कर दे रहा है। आप निर्मल वर्मा की कहानियों को पढ़िए। जब निर्मल वर्मा पेरिस की सड़कों पर कहानियाँ ढूंढ रहे होते हैं तो अंग्रेजी के शब्द स्वाभाविक तौर पर उनमें आ जाते हैं। जब आप 21वीं सदी के भारत को लिख रहे होते हैं तो आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सिगार है, आपके पास अब हुक्का आ गया है, आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसका हिंदी नहीं। अब सोचिए कि कंप्यूटर का अगर हम हिंदी ढूंढने लगेंगे, संगणक लिखने लगेंगे, बात यह कि हम कंप्यूटर क्यों नहीं बनाए। अगर हम कंप्यूटर बनाते तो अमेरिका संगणक बोलता उसको, लेकिन हमारी सारी ऊर्जा जा रही है कंप्यूटर का हिंदी ढूंढ लिए, नहीं तो हिंदी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आप अगर प्रेमचंद के टाइम में नोकिया होता तो गोबर भी पतला पिन लगाता। उसके बाद आप प्रेमचंद पर यह आरोप लगाते आपने ये कर दिया पतला पिन का आपको ढूंढना चाहिए था, आप मोबाइल का हिंदी नहीं लिखे, आप प्रेमचंद ने की, कोई दूसरे आदमी है महाराज। तो ये जो बात है हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा जो तुलना है हम रख देते हैं एक 1930 का भारत, ये किताब है 2019 का भारत। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि भाषा हिंदी की किस तरह से और भी मिलावटें हुई भाषा में। जिस तरह से एक संस्कृत निष्ठ हिंदी उर्दू फारसी के हिंदी से समृद्ध हुई, बाद में उसमें लोक बोलियों का एक से जो हिस्सा आया और इससे हिंदी और समृद्ध हुई। तो जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जब वैश्वीकरण हो रहा है, तो केवल टी शर्ट थोड़ी आ रहा है पेपे का वहां से, केवल जूता थोड़ी आ रहा है रीबॉक का, केवल पास्ता थोड़ी आ रहा है, केवल पिज्जा थोड़ी आ रहा है, भाषा भी आ रही है। लेकिन नीलोत्पल तो वो सवाल ये है हाँ जी, कि अगर हम रोजमर्रा की भाषा ही पढ़ेंगे तो हमारे क्लासिक राइटिंग का क्या होगा। ये हम कैसे मोहन राकेश का आशा बहुत का अच्छी एक दिन बात, पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात। हम देखिए कैसे कृष्णचंद्र की एक चादर महल बता रहा हूं कि किसी भी किताब में दो भाग होता है। एक होता है लेखक का नरेशन, जो लेखक वर्णन करता है, दूसरा पात्रों की बोली। असल में आप ये देखिए किताब में कि जब लेखक अपना वर्णन कर रहा है तो वो व्याकरणीय कसौटियों को पूरा कर रहा है कि नहीं, वो भाषा का फर्ज निभा रहा है कि नहीं, वहां पर देखिए भाषा का सील उसने बचाए रखा है कि नहीं। लेकिन जब हमारा पात्र है खांटी लुच्चा, तो हम अपने गांव देहात के गांजा पीने वाले एक पात्र से कहेंगे, ए गुरु जरा हिंदी सुधार के बोलना, क्योंकि लोग पढ़ेंगे क्या है, ये नहीं हो सकता ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो दिव्य प्रकाश दुबे का जो पात्र है वो एक मॉड पात्र है, शहर का पात्र है, या किसी का भी कोई पात्र होगा तो उस पात्रानुकूल भाषा होती है। लेखक लठैत नहीं होता है, लेखक दरोगा नहीं है, लेखक एनकाउंटर नहीं करने बिना पूछे किसी से, है ना, कि इस पात्र को ऐसे ही करना है। लेखक एक प्रसव पीड़ा से गुजरता है, पात्र को जन्म दे देता है। पात्र कलेक्टर बनेगा कि पात्र डॉक्टर बनेगा, उसकी एक स्वाभाविक
गति भी होती है, एक स्वाभाविक परिणाम भी देता है खुद पात्र, तो वो सारी बातें हैं। बस मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ कि हंस में मैंने बहुत पहले, मैं लेखिका का नाम नहीं बताऊंगा, कि कहानी मैंने पढ़ी, उसमें जो उन कैरेक्टर था जो उसका हीरोइन का, वो सेक्टर 62 नोएडा में कॉल सेंटर में कहीं काम करती थी लड़की। जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी उसको, और एक दो बार इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि ये मिसप्रिंट हुआ है पहले तो, लेकिन वो कहानियाँ उस दौर में कुछ 2010 या 1995 के बाद से बहुत समय तक ऐसे लिखी गई कि जैसे हीरोइन जो कॉल सेंटर में काम कर रही है उसको ये बात पता है कि वो हिंदी कहानी की हीरोइन है, वो वैसे ही हिंदी बोल रही है। कॉल सेंटर की लड़की की ज़बान बहुत अलग होगी, वो जैसे बोलेगी, वो बात करेगी, लेकिन वो जिस तरीके की हिंदी बोल रही है जैसे उसको किसी ने ऊपर से मंत्र कान में फूंक दिया, अरे नहीं नहीं तुम हिंदी कहानी में हो, वैसे ही बोलो। तो वो गला नहीं घोट सकते ना आप। हम लोगों ने काम वही किया कि उस जो गला पकड़ के आपने रखा था उसको खोल भी दिया ना। वहाँ पे कोई हम लोगों ने कोताही नहीं बरती, बिल्कुल निर्ममता से उसको तोड़ा हमने इस चीज़ को, सब लोगों ने। और शशांक ने जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा चित्रण किया है, उसमें एक एक शब्द वही है जो लखनऊ में युवा बोलते हैं। क्या आप कुछ पढ़ना चाहेंगे अपनी किताब से? IT चौराहा, यस, बहुत सुंदर चित्रण है इनका देहाती लड़कों। और जो देहाती लड़के उपन्यास का नाम है, इट इज़ नॉट जस्ट देहाती लड़के, मतलब वो लड़के जो देहात से लखनऊ में आए हैं पढ़ने। और लखनऊ यूनिवर्सिटी हमेशा ही गढ़ रहा है, आसपास के कस्बों के छोटे गांव से लड़के आते रहे हैं पढ़ने के लिए। शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं होती तो आधा यूपी अनपढ़ ही रह जाता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सजीव चित्रण है लखनऊ का। आप, मेरी गुजारिश है कि पढ़ के देखिए किताब। IT का वर्ड अच्छा था, कॉलेज दिन कटने लगे थे। IT चौराहे के पास कमरा लिया था। IT चौराहा हरियाली और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध इलाका है। कारण है कि IT कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है और यूनिवर्सिटी के 3-4 गर्ल्स हॉस्टल्स भी आसपास बसे हुए हैं। वैसे तो IT पर चाय की दुकानें दिन भर खुली रहती हैं, पर जब शाम को कॉलेज और कोचिंग छूटती है तब तलब सबसे ज़्यादा महसूस होती है। कोई ना कोई काम निकल ही आता है शाम को IT जाने के लिए, लेकिन ज़्यादा मजनूबाजी की ज़रूरत नहीं है, पास में पुलिस लाइन्स भी है। शशांक ने डिसाइड किया कि हम शाम में रितेश को उसकी कोचिंग के बाहर घेरेंगे, कपूरथला पर। उसने मुझे IT बुलाया था। IT पर रोज की तरह शाम वाली चकल्लस चल रही थी। चाय और फोटोकॉपी की दुकानें ओवरलोडेड थीं। भीड़ इतनी होती है कि लड़के सड़क किनारे पार्किंग अवैध में खड़े होकर चाय पीते हैं। अंदर बैठना भी कौन चाहता है जब बाहर सड़कों पर और अगल बगल से LU हॉस्टल और IT कॉलेज की अप्सराओं के जलवे निकलते हों। कोचिंगें भी इसी समय छूटती हैं, शॉपिंग भी इसी समय होती है। आईलाइनर, मस्कारा वस्कारा की खदानें हैं यहाँ पर। दर्जी, पार्लर, मैचिंग सेंटर और बीच बीच में होजरी की दुकानें, सब इंतजाम है यहाँ पर। IT चौराहे पर लड़के टेंशनलेस, वरीलेस होने आते हैं, क्योंकि लड़कियाँ स्लीवलेस, बैकलेस में आती हैं। कभी कभी कोई कैरेक्टरलेस बात भी हो जाती है, पर हल्की मान मनोबल और लखनवी तमीज से मैटर संभाल लिया जाता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जो तुम्हारे लक्षण है उस हिसाब से नौकरी नहीं लगनी चाहिए थी। और आप हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। बात ये है कि हम यूथ से बात करेंगे तो हम उसी के मुहावरे में बात करेंगे। जब हमें चाय पीने का मूड होगा तो हम कहेंगे चाय पीने का मूड हो रहा है। चाय पीने की अभिप्सा नहीं जागेगी हम में, मिलने की वासना नहीं उठेगी हमारे अंदर। और ये दिव्य का एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानती हूँ कि इनके साहित्य की वजह से बहुत नए पाठक जुड़े हैं, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारी भाषा है, ये तो हमारे एहसास हैं जो उन्होंने लिखे हैं। तो आपको इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। विनोदपल, आप की जो, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आप जंगल के लोगों, आपका छत्तीसगढ़ है, या आप कहते हैं पहले बिहार था, अब छत्तीसगढ़ है, तो उनके लिए जो आपके मन में दर्द है उसके बारे में हम अपने श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे। अब वो असल में झारखंड है, वो तो असल में मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ, झारखंड में पढ़ाई लिखाई हुई। तो जब देखिए, जब आप कोई कवि हो, रचनाकार हो, तो उसकी प्रेरणा का जो मूल स्रोत है उसका परिवेश तो होता ही है। मतलब उसकी रचना का जो मूल स्रोत है कि वो प्रेरणा कहाँ से लेता है, तो निश्चित रूप से उसमें उसका परिवेश शामिल होता है। क्योंकि हम बहुत देर तक पाउडर लगा के मिट्टी नहीं बेच सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी पकड़ में आ जाती है।
तो वो मूल जो है आप उसको पकड़े रहती हैं। तो निश्चित रूप से मैं संथाल पंगना के इलाके में स्कूलिंग हुई मेरी, वहाँ आदिवासी गांव, मतलब 100 मीटर 200 मीटर के बाद आदिवासियों के गांव शुरू हो जाते हैं। तो वो जीवन देखा, तो ज़रूरी नहीं था कि मैं पहले उसी जीवन को उतार दूं किताबों में, लेकिन वो जीवन कई तरह से एक शिक्षक का काम तो करता ही है। जैसे कि बहुत रोमांचकारी होकर लिखना मेरे जीवन में लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत हीरोइक तरीके से लिख दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया देखी है जो बदलते बदलते रह जा रही है। बहुत बहुत भिड़ना पड़ता है, बहुत ठेलना पड़ रहा है, बहुत जकड़न है जिसको ढीला करना पड़ रहा है। तो वो बात मैं अगर किसी की भी कहानी लिखूंगा, किसी भी दुनिया को जब मैं दर्ज करूंगा, तो ये बात मेरे जहन में है कि ये बदलाव की गति बहुत धीमी है। तो मेरे लेखन में वो संघर्ष आ जाएगा। मैं बिल्कुल एक फिल्म की तरह पासा पलट नहीं दूंगा। मेरे दोनों किताबों में मेरे कई पात्र फेल हैं। डार्क हॉर्स का 3 पात्र 4 पात्र ऐसा है जो यूपीएससी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर वो जिजीविसा है कि वो किसी और क्षेत्र में स्टार हो जाता है। औघड़ में मेरा पात्र जो मेरा प्रोटोगोनिस्ट है, कई पाठकों ने मुझे गाली दिया कि यार तुम अपने मूल पात्र को ख़त्म कर दिए, उसको लड़ाते और वो भिड़ता। मैंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं है इस तरह का हीरोइज्म कि कोई एक व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो और दुनिया बदलता हुआ निकल जाए और अंत में हाथ लहराए और माला फूल उस पर फेंका जा रहा है। ऐसा नहीं देखा है। तो परिवेश, लेकिन फिर लेखक का क्या दायित्व है? क्या वो समाधान नहीं देगा? ये भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकती है कि ठीक है, आपने दुनिया इस तरह से नहीं बदलते देखी, तो आपने क्या नया दिया? तो लेखक निष्कर्ष नहीं देता है, निष्कर्ष तक पहुंचने का एक रास्ता देता है, समाधान का एक सूत्र देता है। वो लेखक भी दे सकता है, कवि भी दे सकता है, विचारक भी दे सकता है, एक सजग नागरिक भी दे सकता है। एक सजग नागरिक भी वही चीज़ दे सकता है। लेखक का तरीका है कि उसके पास तरीके कई हैं, उसके पास कई औजार हैं अपनी बातों को पहुंचाने का, जो बहुत सलीके से लोगों तक पहुंचा देता है। तो चाहे मेरा हो, चाहे किसी भी लिखने वाले का हो, चाहे इनका हो, हम लोग जो जिन जिन परिवेश से आए हैं, उस परिवेश का मूल तत्व हमारे लेखन में रहता है, और वो एक टूल्स के रूप में, उसको हम एक औजार के रूप में, या यूं कहिए कि उसको एक ऊर्जा के ही रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह की कथानक को जब हम डेवलप करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में रहता है कि हमने ये दुनिया देखी है। तो निश्चित रूप से मेरी इसलिए कविताओं में भी गांव, मिट्टी, माई, माटी ये चलता है। और यही मैं कह रहा था शुरू में जो आया कि लेखक जो नए दौर के लिख रहे हैं वो अंग्रेजी की भरमार लिख रहे हैं। मैं तो अपनी किताब में अंग्रेजी शब्द, ये डार्क हॉर्स एक जो अंग्रेजी में है, इस पर भी बहुत डिबेट हुआ। इसके अलावा भीतर में तो मैं अंग्रेजी खोजते थक गया कि कौन सा शब्द है। औघड़ में 400 पेज में कहीं अंग्रेजी का एक शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि आप रिबॉक का जूता पहने हैं, आप पेपे का जींस पहनिएगा, तो आ गया हिंदी को विनाश करने वाला। यही लोग हिंदी को खा रहा है। अरे इसको दलिद्र दिखना चाहिए था, ये खुश है, ये बिक जाता है। किताब बिकना अयोग्यता बना दिया गया है। देखिए, है, हमने प्रेमचंद के फटे जूते पर साहित्य लिखा। हमने प्रेमचंद का जूता बदल के नहीं दिया उनको कि सर जूता बदल लीजिए, आप हमारे लीजेंड हैं, आपसे नई परंपरा की शुरुआत हुई है, हिंदी आपकी ऋणी है, युग युग तक आप गाए और सुने जा रहे हैं। लेकिन हमने जूता बदल के नहीं दिया। हम निराला की खांसी को युवाओं को सुनाने में बताते, निराला को देखो खून की उल्टी करते थे, अरे दवा देते निराला को। तो हिंदी में एक माहौल बना दिया गया, क्योंकि बाय प्रोडक्ट लेखन हिंदी में बहुत था। मूल रूप से लिखने वाले कि मैं हिंदी में लिख के ही सब कुछ करूंगा, जीवन यापन करूंगा, ऐसे लेखक बहुत कम है हिंदी में आज भी। प्रोफेशनल लेखक, व्यावसायिक लेखन नहीं है। इस कारण से क्या, बाय प्रोडक्ट लेखन है। हम वकील हैं, हम वहां से कमा रहे हैं, मन हुआ तो आज जज से मुकदमा गड़बड़ा गया था, आज कविता लिख दिए, दिल में हुआ दर्द लिख दिए कुछ। हम कलेक्टर हैं, नहीं समझ में कुछ आया, प्रशासन से मन उचट गया, संस्मरण लिख दिया। गया था मैं छिंदवाड़ा के एक देहात के इलाके में, आदिवासियों को देखा, लिख दिया किताब, छाप दिया बड़ा प्रकाशक, है ना। उनको क्या दिक्कत है, उनका रॉयल्टी आए ना, किताब बिके ना बिके, को पढ़े ना पढ़े, डरे भी पढ़ेगा। कोई कलेक्टर साहब का किताब है, एसपी साहब का किताब है, फोन करने का दरोगा पढ़ेगा बैठ के दिन भर किताब थाना में यार। इसलिए एक जो लेखक है, जो मूल रूप से लिखने वाले लोग थे, वो हिंदी में कम आए। और मैं ये शिकायत करता हूँ हिंदी के जगत से, और ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप एक ऐसा माहौल दीजिए, आप जैसे पाठक है ना, आप एक ऐसा माहौल दीजिए ना कि हिंदी के लेखन को लोग कैरियर के रूप में अपनाएं। एक व्यक्ति जो दिन भर कॉल सेंटर में काम करेगा, शाम को उससे कालजयी रचना मांग रहे हैं फेसबुक पर, कालजयी लिखो, कालजयी लिखो।
जो समाज अपनी भाषा के लेखक को 4 रोटी की गारंटी नहीं दे सकता है, वो उससे कालजयी रचना मांग रहा है और समझा रहा है कि निराला ऐसे ही जीते थे, तुम भी वैसे जियो। नहीं, हम लोग हिंदी के फैजल खान मॉडल है, सबका बदला लेगा रे, अब्बा का लेगा रे, अम्मा का लेगा रे, सबका लेगा रे। तो ये है सिस्टम। इस बात पर नीलोत्पल का जो मैं पहले अनुरोध किया था कि वो सुनना चाहेंगे आपके शुरू में जो एक दो लाइन असल में जो ये किताब है डार्क हॉर्स, ये उन लड़कों के बारे में है या उन लड़के लड़कियों के बारे में है जो दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में रहते हैं और वहाँ रहकर आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। और वो शुरू कहाँ से होता है? गांव में पिताजी के सपने से। हाँ, वही शुरुआत है। असल में ये 2 लाइन ये है कि हम लोग जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, खास करके हमारे पास ना गुजरात का संसाधन था, तो यूपी बिहार का लड़का, जब हमारे पिता को लगता है कि भाई दुनिया पलट ही कैसे सकता है, एकदम जीरो से ऊपर तक जाने का एक ही मैकेनिज्म हमारे पास रहता है कि सरकारी नौकरी कर ले, क्योंकि हमने ना तेंदुलकर पैदा किया था, हमारे पिता का नाम राकेश रोशन भी नहीं था, ऋतिक रोशन हो जाते, हमारे यहाँ बॉलीवुड नहीं है। तो ये हिंदी पट्टी का एक ये है कि हमारे पास लगता है कि सरकारी नौकरी यूपीएससी यानी टॉप पर पहुंचने का एकमात्र माध्यम, उसी से ये चीज़ निकली कि क्यों हम लोग झोला झंटा उठा के, चाहे कुछ भी हो, प्रतिभा हो ना हो, संभावना हो ना हो, हमें पहुंच जाना है मुखर्जी नगर आईएएस बनने के लिए। हमको डीलर तेल नहीं देता है, किरासन तेल, तब धमकी दिखाते हैं बने कलेक्टर, तब बताते तुम। यही हमारे पास मैकेनिज्म है कि इसी से दुनिया बदल देंगे। तो वही है कि इसमें लिखा है कि हाँ, आप डॉक्टर बनकर अपना कैरियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन अगर अपने साथ कई पीढ़ियों का कैरियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। अब इसमें कुछ कहानी है, तो एक पात्र आता है, वो पूरी कहानी है, वो आपका टाइम बर्बाद होगा फालतू का। तो क्या बात है विनायक जी, आज सवेरे सवेरे नहा रहे हैं, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? तो विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ वो लड़का बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से कराए, अब बोला कि एमए पीएचडी डिग्री जमा करके क्या होगा युग में, दिल्ली जाते हैं, आईएएस का तैयारी करते हैं। और ये भी है ना ठाकुर जी कि जितना दिन में लोग एमए बीए करेगा ना, मन लगा के हौंक के पढ़ दिया तो उतना दिन में तो आईएएस से बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो बात तो ठीक है बोला, यहाँ कुछ भविष्य नहीं है, खाली एमए बीए पूछता कौन है आजकल, हमारे साढ़ू साहब भी यही किए, यहीं बोकारो स्टील प्लांट में है, लड़का बोकारो में पढ़ाए डीपीएस में, अभी दिल्ली भेजे हैं आईएएस वाला तैयारी करने। अरे सोचिए ना महाराज, आईएएस हो गया विनायक बाबू तो 3 पुस्त तार देगा। ये जो यही थीम है, यहीं से सारी तैयारियां शुरू हो जाती है और हमारे जीवन का जो सारा जो निष्कर्ष निकाल के और वो एनसीईआरटी की किताब थमा के हम लोग को भेज दिया जाता है कि बस यही कर बेटा। अब जबकि हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है, 120 लेटर्स हमको मिलते हैं ट्विटर पे, 30 सेकंड मिलते हैं व्हाट्सएप पे, तो ये मोटा मोटा किताबें लिखने का दुस्साहस कैसे किया आप लोगों ने? ये हालांकि ये लोग भी बताएंगे, लेकिन ये सारा साहस इन पाठकों की बदौलत आया है। जिन पाठकों को कहा गया, खास कर मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये बंटवारा छोड़ दीजिए युवा पढ़ रहा है कि बुजुर्ग पढ़ रहे हैं, हम लोग वो सौभाग्य है हम लोगों का और ये नेमत है पाठकों की, हमें हर वर्ग के पाठक मिले हैं, हर वर्ग के, हर उम्र की मैं बात कर रहा हूँ कि हर उम्र की पाठक मिले हैं और उन्होंने इस भ्रांति को गिरा दिया है, धाराशायी कर दिया है कि नए लोगों को किस उम्र के लोग पढ़ेंगे। हमें युवा भी पढ़ रहे हैं, हमें बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं पढ़ रही हैं और वो कमेंट कर रही हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो हम लोगों को ये जो साहस मिला है ये हिंदी के पाठकों से मिला है और मैं बार बार इस मंच से भी कहूँगा और किसी भी मंच में जाऊँगा तो कहूँगा कि इस भ्रांति से अब निकलना है कि हिंदी में पाठक नहीं है। हो सकता है हमारे पास पाठकों तक पहुंचने का एक अच्छा बाजार तंत्र नहीं है, हम वो तंत्र विकसित नहीं कर पाए हैं। अगर वो तंत्र हम विकसित नहीं कर पाए तो ये शिकायत बेकार है। अगर हमारी किताब रेलवे स्टेशन पर है तो बिक जा रही है, अगर हमारी किताब अमेज़न पर है तो बिक जा रही है। अब अगर हम वहीं पर किताब पहुंचाने की रुचि नहीं है, लेखक में नहीं है, प्रकाशक में नहीं है, तो उस तंत्र को विकसित करने की जरूरत है। पाठक पर यह आरोप ना लगाया जाए कि वो पढ़ नहीं रहा है। हर वर्ग का युवा भी पढ़ रहा है, बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं।
तो पाठक जो पढ़ रहे हैं उसमें एक बड़ा सही किस्सा है। शुरुआती दौर में जब मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी तो एक अंकल अमेरिका में कुछ लाइब्रेरी में, जो शहर की लाइब्रेरी होती हैं, तो वहाँ पे हम सब लोगों की किताबें जाने लगी थी, नेचुरली डिमांड थी उसकी। तो एक रिटायर्ड अंकल थे SBI के, और कभी भी आप लोग, मैं पर्सनली बताता हूँ एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं और कोई रिटायर्ड अंकल हैं पड़ोस में, तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है कोई न्यूली मैरिड कपल हो और आप लड़के हो, तो उनको लगता है आपकी भाभी जी को ही आप देख रहे हो पूरे रास्ते में। तो अंकल जो थे, अंकल रिटायर्ड थे और वहाँ जयपुर में कहीं पे थे, और उन्होंने पूरी किताब पढ़ के हर एक कहानी पे कि इसमें ये सही था बेटा, इसमें ये था, और ये करके, और आखिरी में उन्होंने जो सबसे काम की बात थी उस मेल की, लिखा कि बेटा हम लोग भी ब्राह्मण हैं और एक मेरी भतीजी है शादी के लिए तो अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई हो तो हम लोग इसमें रिश्ता आगे बढ़ाएं। हालांकि देखिए शादी तब तक हो चुकी थी, मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले किताब भी लिखनी थी मुझे, लेकिन इस तरीके के सैकड़ों मेल हम सब लोगों के पास, मतलब वो बहुत प्यार से, और जो हम सोचते हैं ना कि सीनियर लोग नहीं पढ़ रहे, वो सबसे प्यार से और इतना मोटिवेटिंग होता है, जो उस बजाय उसके हमें जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो मोस्टली जो हिंदी में जुड़े हुए लोग हैं वो हमें नहीं पढ़ते हैं, खास करके जो हिंदी से कमाते हैं, प्रोफेसर्स, जो पत्रकार हैं बहुत सारे उसमें, वो लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जो लोग भी हिंदी से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं वो सारे लोग पढ़ते हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्राउड हो, चाहे वो घर पे रहने वाले अंकल आंटी हों, वो सारे के या इधर हो, जो लोग भी हिंदी से जुड़े हैं वहीं से समस्या आती है सारी की सारी हमेशा। तो आप जो लिखते हैं वो पाठक को ध्यान में रख के लिखते हैं या पहले लिख लेते हैं फिर पाठक को ढूंढते हैं? नहीं, जो आप कह रहे थे, अच्छा आप तुम बताओ। हम जो आप आवाज़ आ रही, जो आप कह रहे थे कि इतने कम समय में जो हमारे पास फेसबुक या व्हाट्सएप 30 सेकंड की स्टोरी होती है और हम कहानियाँ क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, तो हम अपनी कहानियों में ही और अपनी कहानियों से ही जिंदा रहते हैं। अगर किसी समाज में कहानियाँ लिखी और पढ़ी जा रही हैं, इसका ये सबूत है इस बात का कि लोगों ने ज़िंदगी के लिए सुकून निकाल रखा है। ठीक है, तो और जो आप कह रहे हैं कि स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, आप फेसबुक पे डीपी लगाते हैं, आप एक कैप्शन भी तो लिखते हैं, इसका मतलब आप एक कहानी कह रहे होते हैं। जैसे जो टिकटॉक का 15 सेकंड का वीडियो है, वो जो लड़के या लड़कियाँ या जो भी होते हैं वो, तो वो उसमें एक कहानी ही कह रहे होते हैं। अभी हैदराबाद पुलिस ने भी आपको एक कहानी सुनाई, सबको बड़ी पसंद आई। तो कहानियाँ बड़ी शशांक मैम का सवाल ये था कि वो चलो तुम डीपी में कहानी लिख रहे हो, लेकिन जो नीचे लड़के, टारगेट ऑडियंस क्या है? नहीं, जो नीचे कमेंट कर रहे हैं नाइस पिक डियर, उन लोगों को पढ़ने का टाइम कहाँ है? उन्हीं को तो पढ़वा ले जा रहे हैं हम। यही तो हमारी क्या नाम है, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि हम लोग उनकी बात लिख रहे हैं। देखिए कहानी ना एसेंशियली कोई भी कहानी दुनिया की इसलिए काम करती है क्योंकि वो लिखने वाले के बारे में नहीं, वो पढ़ने वाले के बारे में होती है। वो उससे क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। एक जो सवाल था आपका, ये सवाल भी पूछा जाता है, हमारी पीढ़ी से खूब पूछा जाता है, रगेद के पूछा जाता है कि आप क्या पाठक को ध्यान में लिख रखते हैं। एक बाजार शब्द भी बोला जाता है, आपने दया किया हम पर कि वो शब्द नहीं कहा ये दो बातें पूछी जाती हैं, ये बिल्कुल एक अजीब तरह की बात है। कितना पाठक को ध्यान में हम रखेंगे? हमको क्या आइडिया है कि संतोष को क्या पसंद है, विनोद को क्या पसंद है? कैसे ये संभव है? जब मैं कह रहा हूं कि हमें हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता है? हम मतलब कि हमें पाठक क्या बोलता है कि सुनिए ना, इस बार जरा सा उस तरह के लिखिए ना, तो हम नोट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश से ये डिमांड। तब तक मैं बिहार से, हमारे जिला से, मुंगेर से है कि जरा बंदूक पर कुछ लिखिए ना। ऐसा हो सकता है क्या? झारखंड से तब तक में हमको फोन आएगा, वहां रहते हैं, ताड़ी पर कुछ लिख दीजिए ना, महुआ पर। कैसे हो? कैसे वो आइडिया लगा लेंगे कि पाठक ये है, वो कोनो विनोद नारायण पाठक, सुरेंद्र मोहन पाठक है? ऐसा तो नहीं है दो आदमी है पाठक कि हम पाठक को ध्यान में नहीं होता है, और कोई नहीं करता है, आप यकीन मानिए। वो लिख रहा है, लिखने के बाद जिस पर खेलना है खेल जाए। एक कैसे संभव है कि एक लेखक जब लिखने बैठता हो, लिखना एक बहुत साधना का काम है। आपको अच्छा लगे या मुझे अच्छा लगे, ये मायने बाद में रखता है। पहला ये है कि जो शब्द पन्ने पर उतर रहा है वो एक साधना का ही फल है। इसलिए हर व्यक्ति का लिखा महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का लिखा हुआ महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब हम लिख रहे होते हैं ये कतई नहीं होता है। दूसरा बात, बाजार का ट्रेंड अगर हम पता लगा लेंगे तो हमको सबसे पहले अमृत सेन होना होगा, क्योंकि बाजार में तो राग दरबारी भी बिक रही है, बाजार में चेतन भगत भी बिक रहे हैं, बाजार में और भी निचले स्तर की भी किताबें हो सकती बिक रही है, बाजार में तो हम लोगों को भी गाली दिया जा रहा है कि बेस्ट सेलर है।
तो फिर ये भी आइडिया लगाना कि यही बिक ही जाएगा। और मैं आपको 5000 फालतू किताबें की नाम बता सकता हूं जिसमें हर तरह का मसाला है, वो नहीं बिक रहा है। नहीं, हम लिखते वक्त कथानक, अपने विचार, हम जो कहना चाहते हैं उसको ध्यान में रखा, हमारा जो भी लक्ष्य होगा, हम जो भी लिखना चाहते हो हमने तय किया, लिखा, उसके बाद हम बाजार पे कूदते हैं। इसमें हमको कोई गुरेज नहीं है। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम छपे तो छिपे नहीं, छपे तो छिपे नहीं। क्योंकि आप पर एक प्रकाशक का रिस्क भी है। बाजार एक जोखिम का पुरस्कार है। जिस तरह रिकार्डो कहता है कि लगान जोखिम का पुरस्कार है ना, तो उसी तरह से एक प्रकाशक का भरोसा उस लेखन के चलने का पुरस्कार है। वो लेखक को वो दायित्व पूरा करना चाहिए। तो हम प्रचार प्रसार में भी मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने युग का जो आविष्कार है फेसबुक, सोशल मीडिया, उस पर हम प्रमोट करें, क्योंकि हमारे लिए अंग्रेजी का माहौल नहीं है रेखा जी, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अमीश की तरह यहाँ पर अभी अमीश त्रिपाठी आएंगे, ये बात आपको बोल के जा रहा हूँ, तो यहाँ पर चलेगा विजुअलाइजेशन, इधर से आ रहे हैं अमीश, उधर से धुआं उड़ रहा है, इन्होंने लिखा है ट्रेवलॉजी, हम लोग तीनों आगे धुआं नहीं उड़ा, आप समझिए, है ना। कल इरशाद कामिल आए थे तो बज रहा था ना गाना, कविता तो हमारा है, बजा देते, स्टोरीबाजी इनका भी था। आप समझिए बात को, अभी भी हिंदी के लिए वो माहौल नहीं है कि हम आए तो धुआं उड़े, ग्लैमर नहीं है ना, ग्लैमर। तो ये बताइए, जब हम एक ही काउंटर पर रखा हुआ किताब, मेरा और किसी भी उस राइटर का जिसका धुआं यहाँ उड़ रहा है, अगर हम उसी के बरक्स बिक भी रहे हैं, तो मेरा ये हक बनता था नहीं हिंदी के बेटा का कि वो भी आए तो धुआं उड़े, यहाँ पर वो भी आए तो इस पर चले, वो चलना चाहिए। तो ये बात है। अब आप बताइए कि जब ये नहीं हो रहा है तो हम क्यों नहीं मेहनत करेंगे। तो हमारा जो तंत्र है, फेसबुक है, हम वहीं पर हीरो बनना चाहते हैं। हम लगाते हैं फोटो की, देखो एक दिन में 50 लोगों ने हमको पढ़ा, मेरा पोस्टर रिलीज किया, भेजा। हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको देने लगा मंच कि नहीं आप आ रहे हैं, आपको आपका वो पुरस्कार जरूर मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, तो हम छोड़ देंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे। नहीं यार, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो हमें टिकाने वाले हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम चलो लिखते हैं। हमें तो खुद ही कब्र खोदना है, खुद ही दफन होना है। तो ये दोनों जब होना है तो थोड़ा सा, इसी को लोग बाजारू कह देते हैं। असल में बाजारू होना, बाजार में होना में अंतर है। हम चाह रहे हैं कि हम बाजार में अंग्रेजी भाषा के बरक्स पिछड़े नहीं ना रह जाएं, इसके बावजूद कि हमारे हिंदी के पाठक ज़्यादा हैं। हम ये कोशिश में हैं, और इस कोशिश में सबका सहयोग चाहिए, पाठकों का सहयोग चाहिए, आप लोग जैसे आयोजकों का भी सहयोग चाहिए, समीक्षकों का भी सहयोग चाहिए, कि कम से कम हिंदी को इस पूर्वाग्रह से ना देखें कि हिंदी का लेखक मतलब हिमालय से तपस्या करके चमन परास खा के आया हुआ एक बेचारा निरीह आदमी, ऐसा नहीं। आज के युग में क्या आप तीनों में से कोई देवदास जैसा चरित्र रचेगा? देखिए, हिंदी की जो हालत है, हम लोग ही देवदास हो सकते हैं हम ही लोग। लेकिन देवदास जैसा चरित्र क्या है ना, कि आप ये देखिए ना कि अगर देवदास जैसा कोई चरित्र होगा तो क्या कोई पारो उसको वैसे प्यार करेगी। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है इस सेंस में कि जब मैं मुसाफिर कैफे लिख रहा था तो उसमें जो 3 कैरेक्टर हैं वो गुनाहों का देवता के उनके नाम थे, चंदर, सुधा और पम्मी। और सुधा 1949 में उन्होंने लिखी थी, करीब करीब, मैं साल गलत नहीं बता रहा हूँ, 1949 या 50 में। वो सुधा थी, बहुत सबमिसिव थी, एक जनरेशन तक लोगों ने प्यार किया सुधा को। लेकिन अगर मैं उस सुधा को आज क्रिएट करता 2019 की, तो सुधा को ही सुधा से प्यार नहीं होता, चंदर तो बहुत दूर की बात है। तो वो ज़रूरी था कि हम आज का देवदास जो है उसको करें, और वो सारे अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन आप कोई चीज़ बदल रही है ना, समाज बदल रहा है, तो आपको वो तरीका, वो लहजा, वो बात वो कहनी पड़ेगी। आज हम लोग जो लिख रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद ये बदल जाए, और बदल के रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है। तो देवदास दोबारा ढूंढने की बजाय ये है कि हम आज के नए देवदास ढूंढ पाए, पुराने की तरफ। दूसरी बात ये है, किताब में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, इसमें ये चीज़ है कि क्या आज के समाज में देवदास जैसा चरित्र हो भी सकता है। देवदास जब टूटा, क्या नाम है, प्रेम से विरह में, और बहुत ठोकरे खा के वो वहाँ गया चंद्रमुखी के पास, आज का देवदास विरह में जाएगा, तुरंत टिंडर ऑन करेगा, फेसबुक पर भी कोई मैसेज कर रहा है उसको, व्हाट्सएप पे अलग मैसेज कर रहा है। क्या पॉसिबल है देवदास, है कि नहीं? ब्रेकअप पार्टी करेगा, ब्रेकअप पार्टी, जस्ट ब्रेकअप डांस। बनावटी कैसे लिखते हैं? कैसे? तो नहीं, मैं नीलोत्पल से चाहूँगी, नीलोत्पल बहुत अच्छी कविता भी पढ़ते हैं और लिखते हैं और गाते बहुत अच्छा। इनकी हमधरती असल में हम लोग वो फिर हम लोग हाँ, आप लोग शाम को यहाँ पर फिर 7:30 बजे दिव्य और नीलोत्पल दोनों गिटार विटार लेके आएंगे, बहुत अच्छा वो स्टोरी बाजी करेंगे।
ये अपनी कविताएं सुनाएंगे अभी 7 बजे। लेकिन एक शायद कुछ लोग यहाँ ना हो तो मिट्टी के लोग अगर आप गा दें, सिर्फ मिट्टी के लोग। लेकिन देखिएगा कुछ लोग रहिएगा शाम को, हम ही लोग दोनों ना रहें खाली, तो बड़ा लेकिन यहाँ फिर भी लखनऊ के मतलब लखनऊ को बधाई देता हूँ और आभारी हूँ कि यहाँ हम लोग इतने सारे लोगों के साथ कर रहे हैं सेशन। नहीं तो कई तो जगह तांत्रिक विधि से आदमी निकालना पड़ता है ऐसे फूक के, तो 2-3 गो जिन्न प्रकट होता है, उसी के सामने करना पड़ता है हम लोग को डिबेट कई जगह। हाँ, कई मैं गुजरात वगैरह में महाराष्ट्र वगैरह में ऐसे लिट फेस्ट में गया हूँ जहाँ जिन्न प्रकट करके उसी को सुनाना पड़ता है कि हम लोग लेखक हैं हिंदी का। और यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, मैं वो मिट्टी तो एक दूसरा एक छोटा सा कविता गाँव से एक सुनाता हूँ ये माहौल में। कि शाखों पर झूलते थे कि शाखों पर झूलते थे, खेतों में दौड़ते थे, तुम क्या लूटोगे बाबू मस्ती जो लूटते थे। बड़ा गजबे था ताना बाना। वो जो अतीत है उसको अगर आप याद कीजिए थोड़ा सा, अभी इस दुनिया में कितने भी आप सुख सुविधाएं हो जाए लेकिन हर व्यक्ति को अपना अतीत प्यारा लगता है। कि बड़ा वजबे था ताना बाना, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे। जो छोटे छोटे कस्बों के लड़कों का सपना होता है, गांव का सपना होता है कि सोते चटाई पर थे और सपने ऊंचाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना। है रे, अब तो लगता है देश वीराना। हाय रे, अब तो लगता है देश वीराना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। एक बार आप एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे नए पाठकों के लिए, नए लेखकों के लिए और लखनऊ शहर के लिए? आपकी तो किताब ही लखनऊ यूनिवर्सिटी पे है। नए पाठकों और नए लेखकों के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा। पहली बात तो मुझे 2 सूर्य लोगों के सामने बैठा दिया गया है, अपना बल्ब जलाओ। मेरे बगल में 2 सूर्य बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ। तुम्हारा लखनऊ है, हम लोग 2 पाव के बीच में हम फंसे हुए टिक्की। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आप यहाँ हैं, अगर आप गांव देहात से नहीं हैं तो आपकी पिताजी गांव या देहात से रहे होंगे, ठीक है। और जो गेहूँ बेच के पैसा आ रहा है, आप यहाँ हॉस्टल में और कॉलेज में रह रहे हैं, उसको बेकार नहीं जाने दीजिएगा, उसको अंजाम तक पहुँचाइएगा। मुझे लगता है कि अपना शहर और जो सबसे अच्छी चीज़ की जा सकती है कि अगर आपको कोई किताब हमारी अच्छी लगे तो हमें बताएं, और अपने हमें ना भी बताएं तो कम से कम 10 दोस्तों को बताएं, 10 जानने वालों को बताएं, नए बच्चों को दें कम से कम किताबें जो 20 साल के 22 साल के। मुझे लगता है डार्क हॉर्स कोई भी 12th में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा तो उसको एक डायरेक्शन मिलेगा लाइफ का, या जो भी किताबें देहाती लड़के भी अगर कोई पढ़ेगा। और किताबें गिफ्ट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी हिंदी अंग्रेज़ी, मतलब आप 10 अपने बच्चों को वोकैबुलरी सिखाने के लिए किताबें पढ़ाते हो, 2-4 किताबें 30% किताबें हिंदी की या जो भी आपकी भाषा, वैसे ज़्यादातर लोगों की या तो भोजपुरी होगी या हिंदी होगी या अवधी होगी यहाँ पे, तो उनको दें वो किताबें, उनको बताएं कि हम लोग आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल
जो डीपी भाई ने बात कही कि किताबों के लिए माहौल बनाइए। आप किताब नहीं बचाएंगे, ये केवल बिक्री का मामला नहीं है। अगर आप किताब बचा ले जा रहेंगे तो आप अपनी पीढ़ियों का हिसाब भी बचा ले आएंगे, जिससे आगे का गणित बनना है। तो किताब बचा, पीढ़ियों का हिसाब भी बचा के रख लेना है, इसलिए किताबें बचाइए। और सच में हिंदी में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कि एक दूसरे को प्रेरित करें हम कि किताबें पढ़नी चाहिए, और हर तरह के लेखक को पढ़िए और पढ़ने के बाद मूल्यांकन करिए। क्योंकि ये जो पीढ़ी नहीं लिख रही है उसको बहुत भरोसा है अपने उन पाठकों पर कि ये पढ़ के हमें और सजग करेंगे, हमें और सजग करेंगे, हमें और ऊर्जा देंगे और हमें और सुझाव देंगे, सिखाएंगे कि समाज इस दिशा में है, तुम्हारी कलम इसी दिशा में आनी चाहिए, दुनिया को खोजनी चाहिए, खंगालनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ लिट फेस्ट मेटाफेयर। बात जो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जब अच्छा लिखा जाएगा तो लेखक पाठक उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा लिखा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा, और ये तीनों की किताबें बेस्ट सेलर्स लिस्ट में हैं, ये इसका बहुत अच्छा सबूत है। अंत में ख़त्म करने से पहले मैं शशांक से अनुरोध करूंगी कि अपनी एक छोटी सी कविता सुनाए, बहुत ही अच्छी कविता। नीलोत्पल भैया के सामने मैं कविता पढ़ रहा हूँ। नीलोत्पल भैया के सामने मैं कविता पढ़ रहा हूँ, ये अपने आप में चैलेंज है। कविता जिस पे है मैं कहूँगा नहीं वो किस पे है, आप अगली कुछ पंक्तियों में जान जाएंगे कि वो किन पर है। कविता है, हम बात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। ये यहाँ पे जितने भी युवा पीढ़ी बैठी हुई है उसमें यह है कि लड़कों का अपने पिता से बहुत ज़्यादा संवाद नहीं होता है। मेरे केस में खुद मैंने जब किताब लिखी तो उस पर डेडिकेटेड है माँ के लिए। तो अब पिताजी क्या करते हैं कि जब भी कोई किसी दूसरे लेखक की किताब देखते हैं, इस पर लिखा होता है माँ और बाबी जी को समर्पित, तो कहते हैं ये लेखक अच्छा है, इसने दोनों को समर्पित किया, और मुझसे कभी नहीं कहेंगे। तो हम बात नहीं करते हैं, वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। हाँ ज़रूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूँ, या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। दर्शन मतलब देश में दो दर्शन सबसे फेमस हैं, शर्मा जी का दर्शन, वर्मा जी का दर्शन। शर्मा जी का बेटा 4 बजे तक पढ़ रहा है, मुझे देखा मैं सो रहा हूँ, डांट पड़ गई। तो हाँ ज़रूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूँ, या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। जाहिर कभी हम अपने जज्बात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। मैं बहा जाता पवन में, उनको जड़ से है मोहब्बत। मैं बहा जाता पवन में, उनको जड़ से है मोहब्बत। माँ है बढ़ जाती बराबर, जिसको जितनी हो ज़रूरत है। वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है। हम दोनों में वैचारिक टकराहट बहुत है, और एक जनरेशन गैप जो आप कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। डर भी है कि लड़का बहुत आगे ना निकल जाए, और खुशी भी है कि लड़का आगे जा रहा है। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। सपनों पे लेकिन मेरे आघात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। जानता हूं मैं कि मेरी सफलता पर झूमते हैं, दोस्तों से अपने मेरा जिक्र करके फूलते हैं। मुझसे कभी प्रदर्शित हालात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। शुक्रिया। तो आज हम लोग शाम को यहाँ पे श्रीधर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन्होंने ड्रीम गर्ल करके फिल्म आई थी, उसका बैकग्राउंड स्कोर किया है, वो रहेंगे मेरे साथ स्टेज पे, और नीलोत्पल रहेंगे, और हम लोग शाम को कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ गाने, कुछ चिट्ठियाँ सुनाएंगे। और मैं एक चीज़ का धन्यवाद दे दूँ, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, एक फिल्म हम सब लोगों ने देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और मैं थोड़े दिन पहले ही मिला जावेद सर से, और मैंने सर की उम्र ऑनलाइन निकाली, 77 साल। सर अगर सही लिखी हो या गलत लिखी जो भी है, 77 मान के मैं कैलकुलेट करता हूँ। DDLJ आई थी 95-96 में, और मैंने बैक ट्रैक कैलकुलेट किया तो DDLJ जब सर ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के डायलॉग लिखे होंगे तो सर की उम्र होगी 50 से 52 साल के बीच में, मोटा मोटा। तो हम सब लोगों के लिए जो भी किताबें लिखते हैं और कम से कम रोमांस लिखते हैं, वो उनके लिए बड़ी उम्मीद है सर, और आप इंस्पिरेशन है सर। कम से कम 150-150 बार हम लोगों ने देखी होगी वो फिल्म, और
और उसके डायलॉग हम लोग आप लोगों ने हमें वो डायलॉग दिए जिसमें हम लोगों ने प्यार किया है इस तरीके से। तो बहुत हम लोग की बहुत किस्मत है कि सर आज आप सामने 2 मिनट के लिए सही बैठे हैं और हम कुछ भी माइक हमारे हाथ में, तो उसके बाद सेशन है सबका। शाम को आप सब लोगों से मुलाकात होगी और हम बिल्कुल कहानी सुनाते हैं, तब कोई बात नहीं करेंगे, तब बात नहीं करते हैं, फिर केवल परफॉर्म करते हैं। तब आके शाम बहुत धन्यवाद। स्टोरीबाजी रहेगी आपके साथ शाम को। और मैं लखनऊ एक्सप्रेशन सोसाइटी की फाउंडर मेंबर दीप्ति ग्रोवर से रिक्वेस्ट करूंगी। दीप्ति ग्रोवर ऑन द स्टेज प्लीज, आपको सम्मानित करने के लिए। नए लेखक, नए पाठक, ये सत्र अभी हम सुन रहे थे, देख रहे थे, और इनकी किताबें भी बाहर हैं। आप उनको खरीद के, इन्हीं के सिग्नेचर्स लेके आप उनको पढ़ सकते हैं। ये लखनऊ लिट फेस्टिवल जो है मेटाफर 2019, इसी के मंच पर ही पॉसिबल हो पाता है। राइटर भी हैं यहाँ पर, किताबें भी हैं। आप लीजिए किताब, इनसे साइन करवाइए और अपनी लाइब्रेरी में संजो के रखिए। सिर्फ रखिए नहीं, उसको पढ़िए भी और उसके बाद रखिए और शेयर भी कीजिए। ज़ोरदार तालियां इस बहुत ही बेहतरीन सेशन के लिए।